बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैंने आपको प्लेटो के अलग अलग विषयों पर विचार पढ़ाए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको प्लेटो के विचारों का सारांश बताऊंगा। प्लेटो के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये एक यूनानी विचारक हैं और प्राचीन समय में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे और इनकी दो पुस्तकें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। रिपब्लिक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और दूसरी पुस्तक है लॉज। प्लेटो की पुस्तकों रिपब्लिक और लॉज में प्लेटो ने एक यूटोपिया क्रिएट किया है, यानी एक काल्पनिक आदर्श राज्य और समाज की परिकल्पना की है। इसीलिए प्लेटो को एक आदर्शवादी और काल्पनिक विचार माना जाता है। प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था और प्लेटो के आदर्श राज्य की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो उसमें बुद्धिमानों का शासन चाहता था, यानी जो सर्वाधिक बुद्धिमान है उसे राजा बनाया जाए, शासक बनाया जाए, जिसे वो दार्शनिक कहता था, यानी वो दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन था। इस तरह के विचार व्यक्त करने वाला प्लेटो पहला विचारक था, क्योंकि इससे पहले तो या तो राजवंश के आधार पर राजा बनाया जाता था, वंशानुगत, या फिर सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। प्लेटो पहला ऐसा विचारक हुआ जिसने कहा कि सबसे अधिक बुद्धिमान दार्शनिक व्यक्ति को राजा बनाया जाए और दार्शनिक वर्ग का शासन स्थापित किया जाए। इसके साथ ही प्लेटो ने अपने अनेक ऐसे विचार व्यक्त किए जो कि उसके समय से बहुत आगे थे और जिससे उसकी दूरदर्शिता का भी पता चलता है, आदर्शवादिता का भी पता चलता है और उसकी गहरी सोच का भी पता चलता है। उसने स्त्री और पुरुष की समानता का समर्थन किया और उस युग में जबकि दास प्रथा सब जगह प्रचलित थी और उसे अच्छा भी माना जाता था, प्लेटो पहला ऐसा विचारक था जो दास प्रथा का समर्थन नहीं करता है, वरन दास प्रथा के संबंध में बिल्कुल मौन रहता है। साथ ही प्लेटो ने शिक्षा को जितना अधिक महत्व दिया है वह भी अपने आप में अत्यंत ही सराहनीय है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा कुछ वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया न होकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा का समन्वय किया और एथेंस और स्पार्टा, जो उस समय के दो नगर राज्य थे, उनकी शिक्षा पद्धति को सम्मिलित करके एक आदर्श शिक्षा पद्धति स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने गणित के अध्ययन को बहुत अधिक बल दिया। गणित की शाखा ज्योमेट्री को तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, रेखा गणित को, ज्यामिति को, और उनकी जो शैक्षणिक संस्था थी, अकादमी थी, उसके बाहर लिखा था कि जो लोग ज्यामिति का ज्ञान नहीं रखते, गणित का ज्ञान नहीं रखते, उनका प्रवेश यहाँ वर्जित है। शिक्षा को उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न भागों में बांटते हुए बहुत विस्तृत सिलेबस सहित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किया है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बताया है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोज में भी कि एक ओर प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और दूसरी ओर जो है उसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह है जिसे कहते हैं न्याय का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत भी प्लेटो के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साम्यवाद के सिद्धांत को उसने केवल अभिभावक वर्ग के लिए प्रतिपादित किया है। दरअसल अपने न्याय संबंधी विचारों में प्लेटो ने बताया है कि समाज में तीन वर्ग होंगे। पहला वर्ग कहलाएगा शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को सम्मिलित रूप से प्लेटो अभिभावक वर्ग के नाम से पुकारता है और वो चाहता है कि जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वो किसी भी प्रकार के लालच में आए बिना, भ्रष्ट हुए बिना ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसके लिए प्लेटो अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लिए दो प्रकार के साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। आज जिस अर्थ में हम साम्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं उससे प्लेटो के साम्यवाद का कोई लेना देना नहीं है। प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ है शासक और सैनिक वर्ग को ना तो व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार होगा और ना ही अपना परिवार बसाने का अधिकार होगा। अर्थात प्लेटो ये कहता है कि ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो कि शासक और सैनिक को भ्रष्ट कर सकती हैं, एक परिवार का मोह और दूसरा संपत्ति का मोह। इसलिए शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार रखने का हक ही नहीं होगा। वो सार्वजनिक भवनों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी कोष से होगी। उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति न कमाने का अधिकार होगा, न इकट्ठा करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार से परिवार बसाने का अधिकार भी उन्हें नहीं होगा,
जो स्त्री और पुरुष के बीच संबंध होंगे वो अस्थायी होंगे और शासक और सैनिक वर्ग पारिवारिक मोह से भी मुक्त रहकर अपने कर्तव्यों का बहुत ही अच्छे से संपादन कर सकेंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है। फिर प्लेटो ने जो न्याय व्यवस्था की बात की है, उस न्याय शब्द का भी आज के न्याय शब्द से कोई साम्य नहीं है। उसका ये कहना है कि न्याय दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में 3 प्रकार की भावनाएं या प्रवृत्तियां होती हैं। पहली विवेक या बुद्धि, दूसरी साहस या शौर्य और तीसरी तृष्णा या वासना या इच्छाएं। प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति के मन में बुद्धि, शौर्य और इच्छा का उचित संतुलन और समन्वय होता है वो व्यक्तिगत न्याय का पालन कर सकता है। फिर वो सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय से उसका अर्थ है कि समाज में इन 3 प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 वर्ग होते हैं। बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक वर्ग, शौर्य या साहस का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं, वासनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, जिसमें कि व्यापारी, किसान सब आ जाते हैं। तो सामाजिक न्याय तब स्थापित होता है जबकि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत और साम्यवाद सिद्धांत के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया और दास प्रथा जैसी बुराइयों को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियों और पुरुषों की समानता को स्वीकार करने वाला वो पहला विचारक है जिसने कहा कि दोनों के अधिकार बिल्कुल बराबर होंगे। प्लेटो की बातों को भले ही आदर्शवादी और काल्पनिक कहा जाता है, लेकिन प्लेटो ने इस सच्चाई को समझ लिया था कि शासक भ्रष्ट इसलिए होता है क्योंकि वो संपत्ति के लालच में पड़ जाता है या परिवार के मोह में पड़ जाता है। अगर शासक वर्ग से और सैनिक वर्ग से संपत्ति और परिवार का अधिकार ही ले लिया जाए तो फिर वो भ्रष्ट नहीं होंगे और बिल्कुल निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। तो प्लेटो के विचार भले ही आदर्शवादी हों या काल्पनिक प्रतीत होते हों, लेकिन उन्हें अगर व्यवहार में लागू किया जाए तो सही अर्थों में आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। आज भी हम ये देखते हैं, हम भारत का ही उदाहरण ले लें कि नेताओं में भ्रष्टाचार, सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक स्तर पर है और इसका एक बड़ा कारण संपत्ति और परिवार का मोह है। तो वो उस जड़ को ही समाप्त कर देना चाहता था प्लेटो, जो भ्रष्टाचार के पेड़ को बड़ा करती है। इसी तरह से प्लेटो ने वर्ग विभाजन करके कार्यों के विभाजन और विशेषीकरण का भी प्रतिपादन किया है। जिस तरह से भारत के प्राचीन ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों के बीच काम बांट दिया गया है, उसी तरह से प्लेटो ने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, इन 3 वर्गों के बीच कार्यों का विभाजन करके कार्य विशेषीकरण पर बल देते हुए ये कहा है कि जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे तो सही अर्थों में समाज विकास कर सकेगा और सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। और ये बात भी प्लेटो की 100% सच है कि जो शिक्षा है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा पूर्ण हो गई, ये निरंतर चलती रहती है। और शिक्षा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, चरित्र के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए, सबके लिए होनी चाहिए, एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए, ये भी प्लेटो ने कहा है। और उसमें कला और साहित्य के साथ गणित का भी ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, ये भी प्लेटो ने कहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो एक ऐसा विचारक था जिसने कि अपने 2 ग्रंथों और खासतौर से रिपब्लिक के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए दार्शनिक या सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के शासन का समर्थन किया, क्योंकि उसका ये मानना था कि शक्ति के बल पर साम्राज्य जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि के बल पर एक आदर्श राज्य स्थापित करके जनता का सही अर्थों में कल्याण किया जाता है। स्त्रियों को अधिकार देते समय उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि स्त्री की शक्ति को चूल्हे और चौके में बर्बाद कर दिया जाता है, इसलिए स्त्रियों को न केवल पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए बल्कि उन्हें स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरह से दास प्रथा उसे पसंद नहीं थी, लेकिन उस समय उसका खुलकर विरोध करना भी संभव नहीं था, इसलिए वो अपनी पुस्तकों में दास प्रथा का उल्लेख ही नहीं करता है और दास प्रथा के विषय में मौन रहता है, क्योंकि प्लेटो हृदय से मानता था
कि किसी भी मनुष्य को बुद्धिमान मानकर उसे स्वामी मान लेना और किसी को बुद्धिहीन मान के दास मान लेना, ये भी मानवता के सिद्धांत के विपरीत है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको प्लेटो के विचारों का सारांश बताया। आशा है आपकी समझ में आया हो। धन्यवाद।